हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर इक्वेशंस के एप्लीकेशंस। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? सोल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इनक्लोज इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स, या फिर एक विमीय बॉक्स में कण जो वहाँ पर पार्टिकल है उसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसका क्या सोल्यूशंस होता है, उसकी क्या एनर्जी होती है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उसकी किसी पॉइंट पे पाए जाने की, उसके नोट्स क्या होते हैं, एंटी नोट्स क्या होते हैं। तो आप सभी श्रोडिंगर इक्वेशन से फैमिलियर हैं कि क्या होता है, इसे हमने डिराइव किया हुआ है पूरा। तो इसके बेसिक्स जो कि हम इसमें मानते हैं सॉल्व करने के लिए, जो कंडीशंस हम रखते हैं, वो एक एक करके पहले हम देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है, माना एक अकेला कण जिसका द्रव्यमान m है, वो जो पार्टिकल हमने कंसीडर किया है उसका मास m है, एनर्जी E है। वो बॉक्स जो हम ले रहे हैं, ये वाला जो हमारा बॉक्स है, उसका विड्थ कितना है, 0 से, ये जो बॉक्स है उसका जो विड्थ है वो 0 से a है। बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है। और जो हम बॉक्स ले रहे हैं वो वन डायमेंशनल बॉक्स है, यानी कि किसी भी एक डायमेंशन में रहेगा। हम 3 डायमेंशन के लिए भी ये सॉल्व करते हैं, बट फिलहाल अभी हम 1 डायमेंशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो बॉक्स की लंबाई a है और x अक्ष के अनुदिश है, x डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, बॉक्स के अंदर तो हमने क्या क्या चीज़ें माना है, हम उसे एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला कंसिड्रेशन है कि बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, और फ्री पार्टिकल के लिए v क्या होता है, 0 होता है। ठीक, सेकेंड कंडीशन जो हमने माना है कि बॉक्स की जो दीवारें हैं, जो हमने वॉल कंसिडर किया हुआ है, ये वाला जो वॉल है उसकी जो दीवारें हैं वो रिजिड है। मतलब कि बॉक्स के अंदर पोटेंशियल 0 है, लेकिन जो दीवारें हैं वो रिजिड है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर पार्टिकल होगा वो उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है कि वो इन दीवारों से टकराकर बाहर चला जाए। यानी कि यहाँ पर का जो पोटेंशियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर पार्टिकल को इस पोटेंशियल बॉक्स से बाहर जाना है तो उसे बहुत अधिक काम करना पड़ता है, लगभग अनंत काम करना पड़ता है, जो कि उसके पास एनर्जी नहीं होती, जो ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस बॉक्स से बाहर जा पाए। ठीक, तीसरा कंसिडरेशन हमने क्या लिया है कि देखिए, अगर ये पार्टिकल है तो ये इस बॉक्स से टकराएगा। बॉक्स से टकराने के बाद हो सकता है कि इसकी एनर्जी चेंज हो, है ना। जो कि हम बॉल मारते हैं तो मारने का टाइम जितना फोर्स हम लगाते हैं, लेकिन जब वापस बॉल आता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कि यहाँ पर जो कोलिजन हो रहा है, जो टक्कर हो रहा है, वो प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। और इलास्टिक कोलिजन की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, यानी कि पार्टिकल की जो भी एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, फोर्थ हमने वही ये जो है सेकंड वाली को रिलेट करता है कि पार्टिकल जो है उसके अंदर पाए जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है, लेकिन बाहर पाए जाने की, इस बॉक्स के बाहर पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके बाहर जाने के लिए पार्टिकल को बहुत अधिक काम करना पड़ेगा, और इसके बाहर जाने के लिए उसके पास एनर्जी नहीं है। तो इस बॉक्स के बाहर पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। ये बाहर के लिए है, बस इनसाइड हम फाइंड करेंगे कि क्या उसकी वैल्यू होती है किस पॉइंट पर। तो ये हमारे पास ये डायग्राम है। v जो मैंने लेंथ लिया है बॉक्स का 0 से a, ये कुछ भी हो सकता है, -a/2 से +a/2, 0 से 5, इसकी a की कुछ भी वैल्यू भी दे सकता है वो। ठीक, जो डायमेंशन है वो 1 डायमेंशन कंसिडर किया गया है, x डायमेंशन। ये उसके वॉल्स हैं जो रिजिड हैं, जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा यानी कि लगभग इनफाइनाइट है, और ये आउटसाइड द बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनसाइड द बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब श्रोडिंगर इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है कि वहाँ पर हम, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है तो उसके साथ क्या होता है, एक वेव फंक्शन एसोसिएट होता है, एक वेव एसोसिएट होता है। उस वेव का हम क्या लिख सकते हैं, वेव फंक्शन लिख सकते हैं। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये रीज़न है, v = 0 यानी कि पोटेंशियल 0 है, 0 से लेके a तक के लिए। इनफाइनाइट है इससे आगे के लिए, यानी कि जब x इज़ ग्रेटर देन a एंड x इज़ लेस देन 0, तब उसके लिए भी इनफाइनाइट है। रीज़न बनाना और उसको ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं हम सिर्फ इस रीज़न के लिए वेव फंक्शन कंसिडर करते हैं क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ है, ना कि यहाँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कण की ऊर्जा E है और हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। तो हमारे पास दो टाइप के श्रोडिंगर इक्वेशन होते हैं, एक होता है टाइम डिपेंडेंट, एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट। तो यहाँ कौन सा यूज़ करेंगे हम? टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमें पता है कि पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? कला अनाश्रित यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर दिस रीजन 0 से लेकर A तक के लिए। तो ये हमारा इक्वेशन है, V को यहाँ पर 0 कंसिडर किया गया है, फ्री पार्टिकल लिया गया है, ठीक है। ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। अगर किसी को श्रोडिंगर इक्वेशन का बेसिक नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देख ले, तभी उसको ये समझ आएगा कि ये डायरेक्टली कहाँ से आता है। अब इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 कंसिडर किया एज इट इज़, प्लस इस पूरे को मैंने k² कंसिडर किया, साई इज इक्वल 0। इसे इक्वेशन 2 माना। दोनों ही फॉर्मेट सही होते हैं, आप जिसको यूज़ करना है उसे यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर अ BSc हम इक्वेशन 1 यूज़ करते हैं, फॉर हायर क्लासेस हम इक्वेशन 2 ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक। तो जैसा आपके सिलेबस के हिसाब से है मैं वैसा यूज़ कर रही हूँ इक्वेशन 1 को, जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब जनरल सोल्यूशन क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखिए ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको एक इक्वेशन का क्या होता है सोल्यूशन मानना पड़ता है, जैसा कि हमने पहले भी माना है, ठीक है। और ये जो सोल्यूशन होता है अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है वहाँ के सोल्यूशन से भी इसको कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जनरल सोल्यूशन है ऑफ इक्वेशन 1 वो होता है साइन एक्स इज इक्वल A साइन B x प्लस C, जहाँ पर A B C ये सिर्फ एक कांस्टेंट है, इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो तुम लोग। तो A B C इज़ अ कांस्टेंट और इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं। अब ये बाउंड्री कंडीशन क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं सीमा प्रतिबंध। क्या होता है बाउंड्री कंडीशन? देखो पार्टिकल जो है वो इस बॉक्स के अंदर है, इस बॉक्स की लिमिट है कुछ 0 से A। जैसे कि आपका रूम का एक पर्टिकुलर डायमेंशन होता है कि यहाँ से लेके वहाँ तक रूम है, यहाँ से लेके वहाँ तक वो कमरा है, ब्लैक बोर्ड जो है वो इतना ही बड़ा है। तो हर चीज़ का एक डायमेंशन है, एक लिमिट है, इसके बाद दीवार है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक लिमिट है, तो इसे ही हम कहते हैं लिमिट, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 0 है। यहाँ पर क्या है? इनफाइनाइट है। अगर यहाँ पर वेव पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो वेव फंक्शन क्या होता है? 0 होता है। लेकिन यहाँ पर वेव फंक्शन कुछ ना कुछ तो है, अभी हमने लिखा। तो इन्हीं का बाउंड्री कंडीशंस यानी कि इनकी सीमाओं में जो चेंजेस हो रहे हैं, सीमाओं के कारण जो पोटेंशियल और वेव फंक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, उनका यूज़ करके हम जो कांस्टेंट है A B C उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। इसलिए वहाँ पर लिखा है हमने फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ A B C वी यूज़ अ बाउंड्री कंडीशन। इन्हें हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो एक एक करके इसका हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारा क्या है? x इज इक्वल 0 एंड x इज इक्वल A पर जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या है? इनफाइनाइट है। पोटेंशियल इनफाइनाइट होने की वजह से जो हमारा वेव फंक्शन क्या है? 0 है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों 0 है? ध्यान दो, वेव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होता है उसको ही रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने आपको बताया कि पार्टिकल अंदर है, वॉल पर नहीं है, बाहर नहीं है। तो वहाँ पर अगर पार्टिकल ही नहीं है तो वेव ही नहीं होगा, वेव ही नहीं है तो वेव फंक्शन का कहाँ सवाल आता है? तो अपने आप क्या हो गया? 0 हो गया। तो बॉक्स की दीवारों पर वही लिखा है मैंने, दीवारों पर V इनफाइनाइट है, अतः बॉक्स की दीवारों पर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? 0 होती है, इसलिए वेव फंक्शन 0 होगा। तो ये साइन स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है एट x इज इक्वल 0 एंड x इज इक्वल A, नॉट अ रीजन, इज अ पर्टिकुलर पॉइंट 0 एंड A। तो साइन एक्स इज इक्वल 0 एट एक्स इज इक्वल 0 एंड एक्स इज इक्वल A। तो अब हम जो इक्वेशन 3 था साइन एक्स इज इक्वल A साइन बी एक्स प्लस C, उसमें हम बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं। तो मैंने पहला कंडीशन लिया है x इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल 0 मैं इस इक्वेशन पे रख रही हूँ, वहाँ पर वेव फंक्शन 0 रख दिया, A वही का वही, साइन B, x की जगह हम क्या रखेंगे? 0 रखते हैं प्लस C। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। तो आ गया साइन C। अब A 0 हो सकता है क्या? नो, A 0 नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर A 0 होगा तो मेरा पूरा वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, तो A 0 नहीं हो सकता। तो अब क्या 0 होगा? साइन C इज इक्वल 0, तो साइन इज इक्वल टू 0।
c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो a b c था उसमें से मैंने एक की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सेकेंड वेग की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके लिए हमारे पास दूसरा बाउंड्री कंडीशन है। सेकेंड है x इज इक्वल a पर भी वेव फंक्शन 0 है। फिर से वही यूज़ करते हैं, साइन की वैल्यू 0, a साइन b, x की जगह a रखा, फिर c की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी 0 रख दिया, फिर से वही कि a तो 0 नहीं हो सकता तो साइन b a 0। अब आप लोगों को यहाँ पर लगाना है गणित। गणित के स्टूडेंट्स हैं तो गणित तो लगा ही लेंगे आप लोग, है ना। तो साइन बी ए इज इक्वल 0। तो यहाँ पर आपको पता है कि साइन एन पाई यानी कि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, कुछ भी जो मल्टीपल में होता है पाई के साइन में वो क्या हो जाता है 0। तो मैं b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कंपेयर कर सकती हूँ, तो b इज इक्वल टू एन पाई बाई ए। अब यहाँ पर n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या निकाला, b इज इक्वल टू एन पाई बाई ए। अब यहाँ पर n की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, या तो 0 हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी होता है, ठीक है। तो क्या ये सही होगा, तो पहला मैं देख रही हूँ 0 के लिए, साइन बी ए इज इक्वल टू अगर मैं 0 ले लेती हूँ तो क्या होगा, बी ए इज इक्वल 0, या तो b 0 होगा या फिर a 0 होगा। तो क्या पॉसिबल है कि जो a क्या है हमारा विड्थ है बॉक्स का, तो क्या वो 0 हो सकता है, नहीं वो 0 नहीं हो सकता। b 0 होगा तो मेरा जो ये पूरा वेव फंक्शन है वो 0 हो जाएगा क्योंकि c पहले ही 0 हो चुका है। तो क्या b और a का 0 होना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो हम n की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरा है हमारा पॉजिटिव वैल्यू तो ठीक है, लेकिन अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो आपको पता है कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स, यानी कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का साइन वहाँ पर अराइज हो जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो हम n की वैल्यूज़ लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी और 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 डैश डैश, ठीक है। तो हमारा b का वैल्यू क्या होगा, b इज इक्वल टू एन पाई बाई ए, जहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी, 0 जो है वो नहीं होगा, ठीक। तो हमारा वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से हुआ अभी, साइन इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, सी की वैल्यू मैंने 0 रखी, बी की वैल्यू मैंने रख दी, अब मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आपके को मैंने पढ़ाया था वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो आपको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए बताया गया था। तो यहाँ पर हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है अप्लाई करते हैं। अगर ये वेव फंक्शन एप्लीकेबल होगा तो यानी एप्लीकेबल होगा तो क्या होगा, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को फॉलो करता है। तो फॉलो करेगा मतलब क्या होगा कि जब आप उसका इंटीग्रेशन करते हैं उसके स्क्वायर का उस पर्टिकुलर रीजन में जिसमें कि आप कंसीडर कर रहे हैं कि पार्टिकल है, तो मैंने अभी क्या कंसीडर किया कि पार्टिकल कहाँ पर है, 0 से लेके a लेंथ वाली एक बॉक्स में पार्टिकल है, तो मैंने इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रखी, 0 से a स्क्वायर dx। तो वहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता क्या होनी चाहिए, टोटल 1 होनी चाहिए, तो इज इक्वल 1। तो साइन की जस्ट वैल्यू रख देते हैं स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो आपको ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना है, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये तुम लोग पढ़ते होगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर क्योंकि इंटीग्रेशन में है, स्क्वायर है तो सॉल्व नहीं होगा, तो पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, देन सॉल्व करेंगे आप। तो ए की ये वैल्यू निकलेगी, तो ये मेरा एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है जो उस बॉक्स में पार्टिकल के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर उस पार्टिकल का वेव फंक्शन है, वहाँ पर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस बॉक्स में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, एनर्जी तो होगी ही होगी। उसका पोटेंशियल भले 0 है लेकिन उसके पास एनर्जी क्या होता है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो मतलब उसके पास जो एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो उसके लिए आप श्रोडिंगर इक्वेशन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, डेल साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2m e एच कट का स्क्वायर प्लस साइन। तो मेरे पास साइन को अगर मैं 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दूं और इस जगह पर रख दूं इस इक्वेशन में, तो मैं e की वैल्यू निकाल सकती हूं, तो हम वही कर रहे हैं। साइन की जो वैल्यू है 2a रूट 2a साइन एन पाई एक्स बाई ए, एक बार डिफ्रेंशिएट किया वैसा का वैसा साइन का क्या हो जाएगा, कॉस मल्टीपल में एन पाई बाई ए, फिर डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 पाई बाई ए, कॉस का क्या होगा, साइन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस का साइन अराइज होता है, फिर से वही एन पाई बाई ए का होल स्क्वायर। अब ये क्या था, मेरा वेव फंक्शन था, तो मैं इसकी जगह साइन लिख सकती हूँ,
माइनस का साइन एन पाई बाई ए का होल स्क्वायर। अब इसको मैं इस इक्वेशन में रख सकती हूँ, तो मैंने सिर्फ रखा वैल्यू, कंपेयर किया, दोनों साइड साइन है वो हट जाएगा, सिर्फ कंपेयर करना है आपको। तो मेरे पास ई की क्या वैल्यू निकलेगी, ये ई है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये इस तरफ गया एच कट का स्क्वायर 2m_a²। तो हमारे पास ये हो गया एनर्जी का फॉर्मेट, ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m_a²। जहाँ पर ये एन है वो उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा उस बॉक्स में पार्टिकल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब एनर्जी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके जो स्पेशल पॉइंट्स हैं, उनको हम देखते हैं। ई इज इक्वल एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर 2m_a² होता है। एच कट की वैल्यू क्या होती है, एच कट होता है h अपॉन 2 पाई। तो अगर मैं इसको रख दूँ यहाँ पर, ई इज इक्वल एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर 2m_a² पहले से है, 2 पाई है नीचे, 4 पाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, 2 गुणित 4 करेंगे तो क्या आएगा 8। मेरा आंसर क्या आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m_a²। दोनों फॉर्मेट सही हैं, जो भी फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। ठीक, अब एन की वैल्यूज़ देखते हैं। तो इन केस मान लीजिए मैं एन की वैल्यू अगर ज़ीरो रखती हूँ तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो क्या पॉसिबल है ज़ीरो हो, क्योंकि अगर पार्टिकल की एनर्जी ज़ीरो होती है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके लिए आप वेव फंक्शन कैसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर n इज इक्वल ज़ीरो की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये एक बार और प्रूफ हो जाता है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। n इज इक्वल 1 अगर मैं रख रही हूँ तो e1 1 का स्क्वायर 1 एच स्क्वायर अपॉन 8m_a²। ठीक, मान लीजिए n की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 8m_a²। अब इसको चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 वैसे का वैसा, एच स्क्वायर अपॉन 8m_a² किसकी वैल्यू थी, e1 की वैल्यू थी, 4e1। n3 क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 एच स्क्वायर 8m_a², फिर से उसको हमने e1 के फॉर्मेट में लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें पता चलती हैं कि सबसे पहला कि ये जो बॉक्स में जो पार्टिकल है उसकी जो ऊर्जा है वो क्या लगातार है कि डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट है, विविक्त है। विविक्त कहने का मतलब है कि उसकी वैल्यूज़ में अंतर देखिए, पहला है 1, पहला e1 है, फिर 4e1 है, फिर 9e1 है। ठीक है, तो इन दोनों में कितने का अंतर है 3, इसमें कितने का अंतर है 5। तो एनर्जी जो है वो लगातार है लेकिन विविक्त है, डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि वैल्यूज़ में अंतर जो है वो अलग अलग है। इसमें 3 का अंतर है, इन दोनों में 5 का अंतर है, इसके साथ आगे जाएंगे तो कुछ और का अंतर होगा। तो जो डिफरेंस है वो डिस्ट्रिक्ट है, प्लस पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि ये जो बैंड बनाया है मैंने, ठीक है, वो क्या इक्वली स्प्रेड है, यानी कि समदूरस्थ है, नहीं। एक में 3 का अंतर है, एक में 5 का अंतर है, तो समदूरस्थ नहीं है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे जो अंतर है वो क्या होगा और बढ़ने लगेगा। जैसे कि n की वैल्यू 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 में 9 गया, कितना बचा 7, 7e1। तो अब फिर से अंतर क्या हो गया, चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये 16, तो इसमें जो अंतर होगा वो 7 का होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। पहले यहाँ पर थोड़ा कम 3 तक का डिफरेंस था, फिर यहाँ 5, फिर और ऊपर जाएंगे तो 7, फिर और ऐसा ऊपर जाते जाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि जो बॉक्स में जो पार्टिकल होता है उसका जो ऊर्जा स्तर होता है वो डिस्ट्रिक्ट होता है, साथ ही साथ समदूरस्थ नहीं होता है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट ध्यान रखेंगे, कभी भी आपको बोले कि अगर बॉक्स में जो कण है उसकी 0 पॉइंट एनर्जी बताइए, 0 पॉइंट एनर्जी कहने का मतलब होता है उसकी मिनिमम एनर्जी। तो कभी भी 0 लिखा है इसका मतलब नहीं कि वो 0 हो जाएगा, आपको उसकी मिनिमम एनर्जी को बताना है। तो मिनिमम एनर्जी क्या होती है, 0 पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा n इज इक्वल 1, e1 इज इक्वल एच स्क्वायर अपॉन 8m_a²। तो उसकी 0 पॉइंट एनर्जी ये होती है। ठीक है, अब तो हमारा अगला पॉइंट है नोड्स एंड एंटी नोड्स। ये क्या होता है, नोड्स कहने का मतलब होता है कि हमारा जो बॉक्स है उसमें कुछ, तो वो पॉइंट जहाँ पर कण जो तरंग फलन होता है जो कण को रिप्रेजेंट करता है उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। इन्हें हम नोड
नोड्स कहते हैं या फिर निस्पंद कहलाते हैं, तो उनको आपको कैसे फाइंड करना होता है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ बॉक्स दे दिया जाए तो आप कैसे बताएंगे कि ये जो पॉइंट है वहाँ पर पार्टिकल जो वेव फंक्शन है वो ज़ीरो होगा, नहीं होगा। तो उसे हम फाइंड करके दिखाती हूँ मैं। थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ गणित ही है और कुछ नहीं है इसमें। साइन इज इक्वल टू √2a sin n पाई x, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, वो पॉइंट जहाँ पर वेव फंक्शन शून्य होता है, वेव फंक्शन शून्य होता है मतलब साइन की वैल्यू क्या हो रही है, 0 इज इक्वल √2a sin n पाई x a। अब ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता, वो तो कांस्टेंट है, तो उसको हटा देते हैं। तो 0 इज इक्वल साइन, मैंने पहले ही बताया किसका 0 होता है, या तो साइन पाई 0 साइन 2 पाई 0, मल्टीपल ऑफ n इंटू पाई जो होता है वो 0 होता है, तो साइन p पाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, n पाई x, दोनों साइड कंपेयर करेंगे, साइन साइन हट जाएगा, n पाई x a इज इक्वल पी आई। तो x की क्या वैल्यू आई, ये। अब यहाँ पर p की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो साइन की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, यानी कि यहाँ पर p की 0 वैल्यू भी पॉसिबल है, 1 2 3 डैश डैश डैश, कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है। और हमें पता है n की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, तो हम एक एक करके इसमें वैल्यूज़ रखते हैं। तो x इज इक्वल, p की वैल्यू 0 रखी, p की वैल्यू 1 रखी, p की वैल्यू 2 रखी, p की वैल्यू मैंने 3 रखी, डैश डैश डैश, आगे भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर p की डिफरेंस वैल्यू के लिए मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम n की एक एक करके वैल्यू रखेंगे, 1 2 3। तो पहले मैं n इज इक्वल 1 के लिए रख रही हूँ, x इज इक्वल 0 कॉमन है, ठीक है, तो उसको आपको सब में लेना है, कॉमा a/1, एक वैल्यू है तो मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू ली, 0 सब में कॉमन रहेगा। n इज इक्वल 2 के लिए फिर x इज इक्वल 0 तो कॉमन ही है, n की जगह क्या आ जाएगा 2, फिर 2a/2 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया a। n की वैल्यू 2 थी इसलिए मैंने सिर्फ 2 वैल्यूज़ ली आगे की, n की वैल्यू 3 लेते हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल 0 कॉमा a/3, फिर क्या है 2a/3, दो वैल्यूज़ भी, एक और वैल्यू लेनी है 3a/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आएगा a, तो यानी कि 0 a/3 2a/3 एंड a। तो ये वो पॉइंट्स है जहाँ पर हमारा वेव फंक्शन क्या होगा, 0 होगा हमारे डायग्राम में। और अगर आपको कहीं पूछा जाता है कि वो कैसे पॉइंट्स है, कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको ये करके दिखाना होता है, ठीक है। तो मैं इसका डायग्राम बताती हूँ तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए x इज इक्वल 0 से x इज इक्वल a, ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने n इज इक्वल 1 के लिए बनाया है इसे, ठीक है। ये n इज इक्वल 1, मैंने क्या क्या निकाला था, n इज इक्वल 1 के लिए 0 और a पर दो नोड बनते हैं, ये पहला नोड, ये दूसरा नोड, ठीक। दूसरा निकालते हैं n इज इक्वल 2 के लिए, तो 2 के लिए कितने पॉइंट है, 0 a/2 a, 3 नोड। अब देखते हैं डायग्राम में वो बनता है कि नहीं बनता। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, a/2 एकदम सेंटर होगा, है ना, a/2। तो ये हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ये a/2, ये a, ये 0, ये n इज इक्वल 2 के लिए। अब हम n इज इक्वल 3 के लिए बनाएंगे, तो हमारे पास 0 a/3 2a/3 और a, 4 नोड्स हैं। तो अब इसको 4 नोड्स को आपको इसमें ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये n इज इक्वल 3 के लिए 4 पॉइंट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमारे पास कितने हैं, 4 नोड्स हैं जहाँ पर वेव फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है एंटी नोड्स, इसका लास्ट पॉइंट है ये एंटी नोड्स, या फिर इसी को ही हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट, अवस्था घनत्व, या फिर डायरेक्टली जिस वर्ड को आप जानते हैं वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि किसी भी कण को किसी पॉइंट पर या किसी बॉक्स में हम ढूंढ रहे हैं उसके पाए जाने की प्रायिकता, ठीक है। तो प्रायिकता कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला उसका क्या होता है, कण के पाए जाने की प्रायिकता p इज इक्वल साइन का स्क्वायर, हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसका आपको स्क्वायर करना है, 2a साइन स्क्वायर n पाई x पाई a। कण के पाए जाने की प्रायिकता या एंटी नोड्स, यानी कि वो पॉइंट्स, उस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, अधिकतम होती है।
अधिकतम होती है उन पॉइंट्स को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी या एंटी नोड्स। ठीक है, तो पाए जाने की प्रायिकता मतलब क्या 0 होगा? नहीं, मैक्सिमम होनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम होने के लिए क्या है? ये तो कांस्टेंट है, तो हमारा जो साइन स्क्वायर है उसको क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कब होती है? जब साइन 90 होता है, 3π/2 होता है, 5π/2 होता है, तब वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो मान लीजिए हम जो है पहला कंडीशन ले रहे हैं कि π/2 है, तो मैं दोनों को कंपेयर कर देती हूँ। तो साइन nπx/a, साइन साइन हट जाएगा, तो nπx/a π/2। तो x की क्या वैल्यू निकली यहाँ पर? a यहाँ चला गया, n इधर आ गया, तो a/2n। n की हम क्या क्या वैल्यू 1 2 3 डैश। ठीक है, मान लीजिए मैं 3π/2 ले लूँ, तो क्या आएगा? साइन साइन कैंसल आउट, nπx/a 3π/2, x की क्या वैल्यू आई? 3a/2n। एज इट इज़ हम 5π/2 के लिए भी निकाल सकते हैं, वहाँ पर से भी x की कुछ वैल्यूज़ आएंगी। तो इस टाइप से हमारे पास, तो यहाँ पर इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं साइन की जो है आगे की वैल्यूज़ रखकर। तो जैसे कि मुझे n=1 के लिए फाइंड करना होगा, तो मैं क्या लिखूँगी? सिर्फ एक ही वैल्यू लेंगे। n=2 के लिए फाइंड करना होगा तो मैं 2 वैल्यूज़ लूँगी। n=3 के लिए फाइंड करना होगा तो मैं 3 वैल्यूज़ लूँगी। n=4 के लिए तो 4 वैल्यूज़। वैसा हम इसको लेते हैं और प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, या एंटी नोड्स के जो पॉइंट्स हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो n=1 के लिए a/2n, n की जगह 1 रखा तो क्या आ जाएगा? x=a/2 फॉर n=1। डायग्राम में शो हो रहा है ये चीज़। ठीक, दूसरा n=a, तो मतलब मुझे 2 वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। क्या क्या है? a/2n, 3a/2n। n की वैल्यू क्या रखूँगी? 2 रखूँगी, तो क्या आ जाएगा? a/4, 3a/4। डायग्राम में देख लेते हैं, 0। यहाँ पर पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम होनी चाहिए। एज इट इज़ फॉर 3, तीनों वैल्यूज़ लेंगे, n की जगह 3 रखेंगे और हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे जहाँ पर पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो इस तरीके से ये जो आपका श्रोडिंगर इक्वेशन का एप्लीकेशन था पहला 1D बॉक्स, वो कंप्लीट होता है। इसमें आपको सबसे पहले वेव फंक्शन फाइंड करना है, देन उसके बाद उसका एनर्जी निकालना है, एनर्जी के बाद नोड्स, एंटी नोड्स या प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थोड़ा लंबा टॉपिक है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि एक पॉइंट को समझना ज़रूरी होता है इसमें। ठीक, कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।